वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है अनीस और मैं हूँ और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है कर्नल राजीव, देशद्रोही से सामना, 1971 इंडो पाक वार और गोरखा रेजिमेंट। तो देखते हैं भाई, काफ़ी मज़ा आएगा भाई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। फील्ड मार्शल मानिक शाह सर ने बोला कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन है, इस तरह से किया जाएगा और हवा के रास्ते से आपको कूदना है। तो कितने लोग हैं जिसके लिए तैयार? तो हम कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया। नहीं वो सरप्राइज, अरे इतनी बड़ी फौज है और तुम लोग इतने से लोगों ने हाथ खड़ा किया, बस दिक्कत किधर है? कोई दिक्कत नहीं, हवाई जहाज में आपको लेके जाएंगे और फिर आपने पैराशूट की मदद से नीचे आ जाना है। तो फिर बहुत लोगों ने रिएक्ट किया, बोला साहब पैराशूट भी मिलेगा? मतलब कुछ गोरखे तो सिर्फ बिना पैराशूट के तैयार थे जो उन्होंने हाथ खड़े किया। बोला हम तो पूछ जाएंगे। पहली बार और आखिरी बार बता रहा हूँ, तेरे माँ बाप हैं, मैं जो सिखाया है तेरे को ना, एक टॉपिक देता हूँ, कोई भी 3-4 टॉपिक, तो एक टॉपिक पे इंग्लिश में बोल के दिखा जो तेरे आगे आने वाला है। बिलीव मी, उसने 3 मिनट बोला आँख में आँख डाल के। एंड उसकी मदर जो थी, जिन्होंने मास्क लगा रखा है, पहले मुझे वो हटा के ना कुछ सी है ना रो रहे हैं। और उसके फादर हैं, वो बड़ी मुश्किल से बहुत हिम्मत करके बोला उठाते। मैंने वो खड़े भी हो गए और खड़े होके वो हालांकि बहुत जोर से नहीं, बट ऐसे किया उन्होंने। देन आई टोल्ड हिम, मैं बेवकूफ़, 3 मिनट बोलने से अगर तेरा फादर खड़ा हो सकता है हिम्मत करके, ताली बजा रहा है तेरे लिए, और तेरी मदर अगर है ना रो रही है कि मेरा बच्चा है, जस्ट इमेजिन थोड़ी और मेहनत कर लेगा, यूनिफॉर्म लगा ली और एक सलूट मार दिया तो इनको क्या बचेगा? दोस्तों, हमने बहुत सारे मिलिट्री पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं, रिलीज किए हैं, पर हमें एक बहुत ज़्यादा इंटेंस एपिसोड मिला था कर्नल बैरवान के साथ। इंग्लिश एपिसोड था वो। एपिसोड बहुत बड़ा हिट बन गया, बहुत लोगों ने बहुत अच्छी रिस्पॉन्स दी उस एपिसोड पर आई प्रॉमिस यू, ये जो हिंदी वाला एपिसोड है ना, उससे भी ज़्यादा इंटेंस है। आपको पहले के 10 मिनट में ही इंटेंसिटी फील हो जाएगी। बहुत कुछ नहीं कहूँगा कर्नल बैरवान के बारे में, पर ये डेफिनेटली कहूँगा कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस गेस्ट थे। क्यों? खुद जानिए, आगे देखिए TRS हिंदी का ये मिलिट्री स्पेशल। जय हिंद। कर्नल राजीव बैरवान, वेलकम टू TRS हिंदी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो सर? एब्सोल्युटली फाइटिंग, बहुत अच्छा लग रहा है यार। इट्स ऑलवेज गुड है ना, अच्छा लगता है यंगस्टर से बात करके। यू फील दैट वाइब्स एंड एनर्जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हाल ही में हमने 2 घंटे का लंबा इंग्लिश पॉडकास्ट शूट किया था। हिंदी पॉडकास्ट का फ्लेवर थोड़ा सा अलग होता है। कोई बात नहीं यार, अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई करने चाहिए, मेरा मानना है नहीं? हाँ जी सारे सर। फ्लेवर्स इंपॉर्टेंट हैं जी, आई फील कि मोस्टली मिलिट्री पॉडकास्ट में ना, मैं यूजुअली मिलिट्री कॉलेज से इन पॉडकास्ट की शुरुआत करता हूँ, बट इन योर केस मेरे को ठंड से शुरुआत करनी है। हाँ, क्योंकि कोई बात नहीं। इंग्लिश पॉडकास्ट से मुझे ये पता चला कि आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। आपने इंडिया में JNK में भी सर्व किया, आपने नॉर्थ ईस्ट में भी सर्व किया, आपने अफ्रीका में भी सर्व किया, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम शायद ऑनलाइन कह भी नहीं सकते। उन चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस किया है। यू आर अ पार्ट ऑफ क्लासिफाइड ऑपरेशंस एज वेल। इसलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत मैं ठंड से करना चाहूँगा सर। हाँ, लाइफ में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ महसूस हुई है और क्यों? ठंड कहाँ महसूस हुई है? यार अगर मुझसे पूछोगे, मेरे साथ में जो लोग कमांड में रहे हैं उनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे कि है ना, इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता ना ठंड से ना गर्मी से, ना ऐसा ही था एक्चुअल में भी। जी, मैं जब कमांड कर रहा था यूनिट में एज बटालियन कमांडर, तो मेरा एक छोटा सा पॉइंट था जो मैंने सभी को बताया था शुरू में। मैं कुछ भी हो जाए, चाहे आप लोग मेरे को कभी ये रिक्वेस्ट मत करना कि PT और अपना फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दो, नेवर। ये रिक्वेस्ट कभी आनी नहीं चाहिए। एंड फिर एक दिन मेरे पास में एडजुटेंट आता है, क्या सर वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। मैं कितना? कैसे -35-38 के बीच में रेंज कर रहा है। ठीक है, पता लग गया, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद में दूसरा अहदेदार आया, फिर सुबेदार मेजर साहब आए, फिर आखिर में 2IC आया। पता तो मुझे था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, बट मैं तैयार नहीं था उस चीज़ को मानने के लिए। क्या सब टेम्परेचर बहुत ठंडा है? मैं किसको इसको ठंड लग रही है? बोलो सभी को, सब यूनिट में सब ट्रुप्स वगैरह सब बोल रहे हैं बहुत ठंडा है। मैं फिर आई होप आप लोग ये नहीं कहना चाह रहे PT कैंसिल कर दें। बोला पॉइंट तो यही है सर। ओके गुड, कितनी देर करते हो PT? बोला 8 से 9। 2 घंटे करता हूँ, 8 से 10। मैं इतने में गर्म हो जाएगी बॉडी? तो बोला यार ये आदमी तो उल्टा ही ले रहा है। थोड़ा ठंडा ज़्यादा है। मैं 3.5 घंटे 3 घंटे जितना चाहिए उतना कर देते हैं। तो बोला भाई इसको समझ में नहीं आ रही।
देन फिर मैंने क्या किया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा था, पास में से इंडस रिवर निकलती थी, बट इतना ठंडा था मैं सबको नदी के पास में लेके गया। मैं तुम लोगों को स्पा में लेके चलता हूँ। स्पा में कहाँ पे, मैं नेचुरल स्पा है, फुली डिप करते हैं, मज़ा आएगा। वहाँ जाके पहले शर्ट उतारी, उसके बाद में वेस्ट उतारी, और उसके बाद में जब लोगों को फुली डिप दी उसके अंदर, तो उसके बाद में जो चीखें आई और जो मतलब निकले हैं ना उनके मुंह से शब्द, आई कांट इवन टेल यू। दिल खोल के मतलब भावनाएं बाहर आई। मतलब उसमें गाली गलौज से मस्ती लेके सब कुछ था। मैं सेम टू यू, जो तुम मुझे बोलोगे सेम टू यू। एक गया, दूसरा गया, पर उसके बाद में माहौल ऐसा बनता गया। उसके बाद में तो मैस पार्टी के बंदे थे, वो भी आगे दौड़े, सब मैं भी आ जाऊँ तो आ जाओ, मोर द मेरियर। एक एक करके सबने ठंडे पानी के अंदर डिप लगाई है। उसके बाद में देर आफ्टर कभी शिकायत नहीं आई कि सब ठंडा हो रहा है। मैं जिसको ठंड लग रही है मुझे बता देना, शर्तिया इलाज है मेरे पास में। वो आखिरी दिन था यार, उसके बाद में ना कभी किसी ने मुझे नहीं कहा। बट एक हमने बटालियन फोटोग्राफ भी शूट किया था -38 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, ना कोई इनर पहना था, ना कोई थर्मल वियर थी, बिकॉज ठंड हो गर्मी हो ऑपरेशन चैलेंज है ना। आई फील इट इज ऑल द माइंडसेट, एटीट्यूड। आप जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा सोचोगे ना वैसी ही होगी। जैसे नज़ारे आप देखना चाहते हो, नज़र वैसी रखो, नज़ारे दुनिया में दिखेंगे। सर पर इन रियलिटी -38 डिग्रीज में क्या फील होता है? लाइक फीलिंग लेस होते हो आप। फीलिंग होती नहीं है। ठंड में सर्वाइवल इज नॉट ईजी। गाड़ी अगर आपने ऑन करनी है, नॉर्मल आदमी ठंड में शायद रात को एक बार भी नहीं उठता होगा। वहाँ पे एक जवान को एमटी में मैंने चेक किया, मैं कैसे करते हो आप लोग गाड़ी, कितनी बार ऑन करते हो? तो रात को 5 से 6 बार गाड़ी को ऑन करनी पड़ती है। एक एक घंटा गाड़ी को ऑन रखना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी आपकी सुबह स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी के नीचे जहाँ आपका फ्यूल टैंक होता है, उसके नीचे तकरीबन 40 से 45 मिनट आपको लगा के रखना पड़ता है स्टोव, ताकि उसका जो है वो लिक्विड स्टेट में आ जाए फ्यूल, ताकि आपकी गाड़ी चल सके। ऐसी कंडीशंस हैं। अदरवाइज लोगों को क्या लगता है स्कूटर नहीं स्टार्ट हो रहा, आपने थोड़ा सा टिल्ट किया, एक एक मारी स्टार्ट हो गया। बट वहाँ पे गाड़ी चलाना दूर की बात है, सुबह गाड़ी चला सके उसके लिए पूरी रात में 5-6 घंटे जग करके वो गाड़ी ऑन रखता है जवान। सोता कब है? सुबह भी ड्यूटी है, 5-6 बार उसको गाड़ी ऑन करनी है। सर्वाइवल इज़ नॉट वेरी ईजी। वहाँ पे पानी है, आपके साथ से जा रहा है, बट आपको फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। आई कैन शो यू द फोटोग्राफ जहाँ पे बकेट रखी है, बकेट के ऊपर माई टूथ ब्रश, टेलकम एंड एवरीथिंग इज केप्ट, एंड वो उसके नीचे नहीं जा रहा है। अब ऐसी कंडीशन में आप रह रहे हो, बर्फ़ है चारों तरफ, आप इतनी बर्फ़ इकट्ठी करेंगे एंड उसमें से इतना सा पानी निकलेगा, एंड जब आप गर्म करके निकालते हैं, बिलीव मी, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, आपकी प्यास ही नहीं बुझती है। सो ठंड में चैलेंजेस बहुत हैं, बट मैं तभी तो बोलता हूँ इंडियन आर्मी जो है वो अपने आप में ब्रांड है, और ज़बरदस्त ब्रांड है। यू नो, आप मेरे को कहीं पे भी दिखाइए, मैंने अपने अपोजिट देखे काउंटर पेयर्स। अगर चाइना की बात करें, उनके ट्रूप्स हैं, उनके पास में हथियार ज़रूर होंगे, बहुत अच्छे अच्छे वेपन होगा, टेक्नोलॉजी होगी, बट एक हिंदुस्तानी जवान और एक दूसरा चाइनीज़ जवान, देयर इज़ नो कंपैरिजन। गुड़ और चने खा करके भी हमारे जवान लड़ते हैं, दे नेवर कंप्लेन। उनका जवान नहीं लड़ सकता। मैंने उनको देखा है, जिस तरह की गाड़ी में आते हैं वो बर्फ़ में, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, इक्विपमेंट पहनते हैं, आप उसको ठंड में खड़ा करके देखो 2 मिनट में। यहाँ पे एक सरकारी इशू वाला जो कोट मिलता है उसके अंदर बहुत खुश है जवान, ठीक है, और पूरी हिम्मत से बिल्कुल मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करता है। उसी माहौल में मैं किसी दूसरी कंट्री का अगर खड़ा कर दूँ, हिल जाएगा, नहीं कर पाएगा। ये हिंदुस्तानी फौजी है जो कर लेता है, खुश रहता है उसके बावजूद भी। जब भी पूछो तो बड़ी चार्जअप रहता है और हमेशा बोलता है मेरा देश, मेरी फौज, नाम नमक निशान, ये 3 वर्ड है छोटे से, इसके लिए कर जाते हैं लोग। तो ठंड वंड मायने नहीं रखती, खुश होकर जाते हैं लोग। आपका दिमाग कैसे बदलता है ऐसे एक्सपीरियंस के बाद? आप कैसे बदलते हो एज अ मैन? यार हमेशा पॉजिटिव सेंस में बदलते देखा है मैंने। जब आप देखते हो ना चैलेंज, लोगों को देखते हो उसमें भी खुश है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा भी सिचुएशन है जहाँ पे आप गए, आपके पास खाना कम है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं तो मान लीजिए 4 लोग हैं, 4 लोग हैं और 1 रोटी का टुकड़ा है सिर्फ आपके पास में। भूख तो सभी को बराबर लगी हुई है, थके भी उतने ही हुए, आपने उतना ही किया। बट उम्र के लिहाज के हिसाब से हमेशा ये देखते हैं, फौज की सिखलाई ये कहती है कि अगर जो सबसे छोटा है, 4 टुकड़े करोगे तो सबसे बड़ा टुकड़ा उसके पास जाना चाहिए, जो सबसे जूनियर है, और पहले उसके पास जाना चाहिए। अगर ज़्यादा किसी को ज़रूरत है तो सीनियर आदमी ये भी बोलेगा कि भाई मुझे भूख नहीं है, मैं खा कर गया हूँ, बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, 2 इससे दिए जाएँ बट जूनियर को दिए जाए। हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही देखा है मैंने। किसी एक को गोली लगती है ना तो फीलिंग आती है वेंजेंस की कि भैया छोड़ेंगे नहीं। किसी एक को लगती है, तकलीफ दूसरे को होती है। नहीं तो मैंने बहुत मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ मैंने सिविल में देखा है आदमी को एक्सीडेंट से चोट खाते हुए, दिल्ली में, अलग अलग प्लेसेस में, जहाँ 7 से गाड़ी निकाल के गए हैं लोग, लेकिन किसी ने रोक के मदद नहीं करी। रात को वहाँ पर रुका हूँ, उसको उठाया, हॉस्पिटल लेके गया हूँ। आपको जो स्टेटमेंट देने आना पड़ेगा ना, भाई जहाँ बुलाना है उधर बुलाना है, फिलहाल इसको ट्रीटमेंट दो। दूसरी तकलीफ आप महसूस करते हो ना, ये फौज सिखाती है आपको कि आदमी दूसरे के घर में कुछ अच्छा होता है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं। किसी एक को तकलीफ होती है, 10 लोग है ना मायूस होते हैं, तो उस तकलीफ को शेयर करते हैं। सर आपके पहले कॉम्बैट ऑपरेशन में
तो क्या आपने किसी को गोली लगते हुए देखा? पहले में नहीं, बट हाँ वैसे देखा है मैंने। जब पहली बार किसी को गोली लगी आपके सामने, आपके दिमाग में क्या चला? यार उस समय सिर्फ एक ही चीज़ होती है, उस समय ना बाकी और कुछ चीज़ समझ में नहीं आती। जब आपके बंदे को चोट लगती है ना, आपका सारा फोकस और सारी एनर्जी सिर्फ इस तरफ लगती है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी रूल तोड़ने पड़े, आपको किसी भी हद तक जाना है, आप वहाँ पे जाओ, बट एक बंदा मेरा बचना चाहिए। एक मैं ऑपरेशन छोड़ी, मैं एक ट्रेनिंग कर देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल। मैं असम राइफल में अपना नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक ट्रेनिंग इवेंट था। मैंने एक इंसिडेंट देखा जहाँ पे ग्रेनेड फायरिंग की क्लास चल रही थी। ग्रेनेड फेंका एंड फर्स्ट टाइम आई सॉ कि जहाँ बंदा खड़ा एकदम से स्पार्क दिखाई दिया। एंड मैंने उसके बाद में एक सीएचएम को कूदते हुए देखा और एक जवान को देखा मैंने गिरते हुए, रिक्रूट को जो अंडर ट्रेनिंग था। मुझे लगा शायद वो जंप करके उन्होंने अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली है, बट उसके बाद में चंद एक सेकंड के बाद में जब कोई हरकत नहीं, वो उठे नहीं, तो वहाँ दौड़ करके जब उनको चेक किया तो उस जवान का मैंने देखा, ही वॉज जस्ट मुश्किल से ले देकर के 18 साल का था। अच्छा। गर्दन का ये जो हिस्सा है इतना इतना पूरा जो है गैप था, गायब था, मतलब पूरा सब कुछ खत्म था। गर्दन ऐसे लटकी हुई देख सकते हैं। उस समय इधर उधर देखा, कुछ समझ में नहीं आया। कॉटन का बंडल था, वो उठा के उसकी गर्दन के बीच में फिट किया है यहाँ पे, ताकि गर्दन एटलीस्ट एक पोजीशन में खड़ी रहे, और बालों से ऐसे पड़ा हुआ है। आई डोंट नो, शुक्र है विंड पाइप और बाकी चीज़ में नहीं लगी थी, बट मेजर पोर्शन फ्रॉम दिस साइड ना गॉन। एंड उस जवान ने मेरे को इतनी जोर से पकड़ रखा था एंड खींच रहा था मुझसे जोर से, एंड वो शाउटिंग लाइक एनीथिंग, नाम लेके, राजीव साहब मुझे बचा लो साहब, मैं इकलौता लड़का हूँ साहब मेरे माँ बाप का, घर में मेरे पापा मम्मी का है। उस समय भी आई कैन अंडरस्टैंड, वो अपने बारे में नहीं अपने माँ बाप के बारे में सोच रहा था कि और कोई नहीं उनका ख्याल रखने के लिए। सर मुझे रहना है इसलिए कि उनका ख्याल रख सकूँ, प्लीज़ साहब मुझे बचा लो सर, मैं मरना नहीं चाहता सर। मेरे इमोशंस उस समय, मुझे भी रोना आ रहा था, मुझे भी लग रहा था यार क्या हो गया, यंग बच्चा है बिल्कुल इसके में। मैं खुद भी यंग ही था उस समय, कितना नहीं था मैं। एंड मैं फिर भी उसको बोला, मैं क्या हुआ ब्रदर, कुछ नहीं हुआ, नथिंग, क्यों इतना हल्ला मचा रहा है, मैं थोड़ी सी चोट लगी यहाँ से, अरे ठीक, कुछ नहीं होने वाला। बट बिलीव मी यार, वो इतना जोश दिखाने के लिए भी जोर है ना, अंदर से लगता है बहुत ज़्यादा है, आई नो, टू प्रिटेंड समथिंग विच यू आर नॉट। मन में कुछ और आ रहा है, लग रहा है अंदर से यार ये गया बंदा, 4 शॉट इज गॉन। मन मानने के लिए तैयार नहीं है, बट फिर भी उसको तो मैं बोल रहा, मैं तो हो जाए ठीक, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ी ले चलें इधर को। 2 लोग बैठ सकते हैं चॉपर में, उसको कैसे कैसे फोल्ड करके डाला चॉपर में मेरे को याद है। यहाँ से बाल पकड़ रखा है, यहाँ पे ये लगा रखा है, कुछ ड्रिप लगा रखे डॉक्टर ने, किसी तरह से बस अंदर ठूस करके भेजा गया वहाँ पे। डॉक्टर को उसके साथ बिठाया एंड मैंने साथ में गाड़ी चलानी शुरू करी। वहाँ से नागालैंड पहुँचे, जहाँ क्लोजेस्ट हॉस्पिटल था, लेकर के गए। कॉन्फ्रेंस चल रही थी, डॉक्टर से बोला कॉन्फ्रेंस है, वहाँ जाके मैं अंदर गया। मैं कॉन्फ्रेंस गई तेल लेने के लिए, बंदा चेक करो। डॉक्टर्स वर ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल, देखा कि पता नहीं था, तब तक बता दिया लोगों ने कि कैजुअलिटी आ रही है। उन्होंने ट्रीट किया, 2 दिन ट्रीटमेंट में रखा उस बच्चे को, बहुत कोशिश करी, बेस्ट पॉसिबल एफर्ट डन बाय डॉक्टर्स, टीम, एवरीवन, नहीं बचा। इवन मोस्ट डिफिकल्ट, उससे ज़्यादा मुश्किल टाइम 2 दिन के बाद था, जब उसके पेरेंट्स की टिकट बुक कराई, उनको अभी तक पता भी नहीं था कि बच्चा नहीं रहा। उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए मैं गया, जवान की ट्रेनिंग कर रहा था। उसके पेरेंट्स आए, मैंने उनके पैरों में हाथ लगाया, उनको रिसीव किया। आँख से पता लगना चाहिए था उनको, बट वहाँ भी मजबूती से खड़ा रहा। मैं कैसे हैं आप, दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में? बोला वो बच्चा, मैं आई लेके चलते हैं। वहाँ लेकर के गए, उसके बाद में फादर को अलग किया, मदर को अलग किया, और उसके बाद में ऑब्वियसली लेडीज शायद है ना सस्टेन नहीं कर पाती उनका प्रेशर। उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। एंड दैट वाज द टाइम विच वाज इमोशनल ब्रेक डाउन फॉर मी ऑल्सो। यू नो, जो हो गया मेरी आंखों के सामने, वो तो चलो मैं उसको हौसला दिलाने के चक्कर में खुद को बड़ा मजबूत रखा। बट एक फादर को एक यंग बच्चा, इकलौता बच्चा जाते हुए देख के है ना, वो वहीं पे घुटनों में बैठ गए। वो मैं जान ही नहीं बची, बड़ी मुश्किल से उनको खड़ा करा, बैठाया, फिर उनको समझाया कि अपनी वाइफ को भी कैसे बताना है। फिर वो देखना चाहते थे बच्चे को, अब क्या दिखाएंगे कि इसके नीचे सब गायब है पूरा, मैं फेस नहीं देख सकते आप, ठीक है। मदर को मना किया गया कि फौजी की नॉर्म्स हैं, समझाया उनको, ये वो, फादर को दिखाया, वेरी डिफिकल्ट। रात को 4 बजे भी ऐसा हुआ है कि जहाँ पे एक फ़ोन आता है और वो कहता है कि सर CO so and so RR पास्ट अवे इन द ऑपरेशन। अब ये 24 घंटे बजता रहता है मेरा फ़ोन, बिकॉज आई वॉज इन सच ए ब्रांच जहाँ पे वी वर डीलिंग विद ऑपरेशन। कहीं पे भी हो रहा हो, इट वॉज थ्रू अस। अब हर बार जितनी बार फ़ोन बजता है, कितनी बार लोगों को डर लगता है। फ़ोन, जनता वॉलंटरली पूरे दिन भर फ़ोन में उंगली करती है। आई वॉज वन ऑफ दोज गाइज, मैं हमेशा सोचता था कि मेरा फ़ोन ना बजे तो बहुत अच्छा है ना, बिकॉज वो हमेशा रहता है मन में। फ़ोन बजेगा तो वो बोलेगा सब ये कैजुअलिटी, चॉपर चाहिए, एक बंदा गया, एक और गया, एंड इट हैपन्स, रूटीन है ये। आप RR में देखिए, JNK में, और हर रोज एक बंदा किसी घर से जाता है। इट्स वेरी पेनफुल, है ना, अपने बंदे को देखना।
इमेजिन 4 बजे आप किसी के घर में जाते हो एंड यू हैव टू टेल, आपको घर में बताना है उनको कि सो एंड सो, कर्नल सो एंड सो और मेजर सो एंड सो इज नो मोर। आसान नहीं है। फिर भी हिम्मत करके गए घर पे, नॉक किया 4 बजे। उस लेडी की आप हालत सोचो जिसको आदत नहीं है कि भाई 4 बजे मेरे घर की कोई बेल बजाएगा, बट आज अचानक से बजती है। उनको ये भी पता है कि काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इलाके में मेरे हस्बैंड कमांड कर रहे हैं और ऐसा सा माहौल है। 4 बजे घंटी बजने के साथ साथ मन में 10 तरह के ना ख्याल आते हैं और सही आते हैं कि घंटी अच्छी नहीं बजी, 4 बजे बजा, कुछ हुआ है। इट इज़ नॉट द नॉर्मल रूटीन। जब सामने खड़ा हुआ एक फौजी ऑफिसर दिखाई दे और उसकी शक्ल में लिखा होता है साफ साफ कि है ना ये कोई अच्छी बात बताने के लिए नहीं आया यहाँ पे, तो उसी समय हाव भाव चेंज हो जाते हैं पूरी बॉडी के। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब ठीक है। बड़ी रो करके मायूस आवाज में पूछा उन्होंने लेडी ने, होप ऑल वेल। ऑल इज नॉट वेल। मूवीज में है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, एवरी टाइम थिंग्स आर नॉट वेल। मैंने उनको बताया ये है, एंड खुद को भी रोना आ रहा है बताते समय। एंड वहाँ पे व्हेन यू सी लेडी, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है। उनका कोई रिएक्शन नहीं था। शी वेंट इनसाइड, अपनी बेटी को उठाया, उसकी हेयर कॉम करने लग गई। शी वाज जस्ट बिहेविंग वेरी नॉर्मल। आई न्यू शी लॉस्ट सेंसेस एट ऑल। उसके बाद में वो बॉडी वहाँ लेकर के आई जाती है। रिचुअल्स में लेडी को भी वहाँ पे लेकर के आई। शी वाज नॉट एबल, वो खड़े होने की हिम्मत में नहीं थी। उनको इंजेक्शंस दे करके विद द हेल्प ऑफ नर्सिंग उनको वहाँ पे खड़ा रखा है। शी दैट शी कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द रिचुअल्स। वहाँ पे लेकर के आए। उसके बाद में व्हेन डेड बॉडी को घर भेजा जाता है पेरेंट्स के पास में, लेडी को भी साथ में भेजना है, बट सिचुएशन दे करके भेजा है एटलीस्ट वो सफ़र ठीक ठाक कर लें घर तक का। उस हालत में भी नहीं ठीक से बैठ सकें। बच्चे छोटे छोटे, कहना बड़ा आसान है, लोग है ना 2 दिन लगाते हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं कि ओके जिंदाबाद, शहीद, नमन एंड ऑल दैट। रेप रेप रेप, बहुत बड़ी फद्दू अंग्रेजी रेप। किसी के घर से कोई बंदा जाता है ना, उसकी भरपाई लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकती कभी भी। लोग एक बार करके अपनी आहुति देके सब कर देते हैं, धन्यवाद। उसके बाद कितने लोग पूछते हैं 4 दिन के बाद में, 1 महीने बाद कितने लोग जानते हैं, कितनों को पता है उनके बच्चों को क्या हुआ, व्हाट आर दे डूइंग, कोई दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है। फौज है, यूनिट है, वो तो फिर भी अपने तरीके से संभालते हैं, बट वैसे आस पड़ोस से कितने लोग आते हैं, आई डाउट। सो आसान नहीं है यार। सो मतलब इमोशनल कर। आपने बाहर बैल्कनी में मुझे बॉर्डर फिल्म के बारे में बोला, एंड आम जनता शायद आर्मी के इन इमोशंस को सिर्फ मूवीज़ से जान पाएगी। कोई ऐसी मूवी है जिसे देख के आपको लगा हाँ दिस इज समवॉट क्लोज टू द इमोशंस वी फील? यार मूवीज़ तो हैं, पुरानी मूवीज़ हैं, अगर मैं देखूँ तो उसमें बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। बहुत ऑफ कोर्स अगेन वेरी गुड मूवी, मैं खुद बहुत देखता था। जब मैं अपनी एसएसबी के लिए जा रहा था तो 2 ही मूवी थी जो देखता था, कि ये और एक प्रहार। क्यों देखते थे? आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता था यार कि ये है जो मैं करना चाहता हूँ। अभी मेरे कोर्समेट भी हैं जो साथ के हैं, वो बताते हैं, कहते तू विस्लिंग करता हुआ आया था उस गाने की ना, प्रहार की। एंड जब गए तो सिलेक्शन होकर के तो भी वही सीटी पे जा रहा था तू। एंड अभी भी कुछ कोर्समेट कहता है वो विस्लिंग बना के दिखा मुझे। ओके, आई सॉ इन दैट कि ना कि कितना मुश्किल दिखाया गया है उसमें कि प्रहार मूवी में ऐसा होता है, ये कोर्स होता है, इसमें करते हैं जहाँ लोग इतने थके हुए हैं, दिमाग और दिल दोनों का कनेक्शन टूट जाता है बिल्कुल, है ना। दे पुश यू, वो एकदम आपको लिमिट पे लेके जाते हैं कि आप कितनी लिमिट हो सकती है। एंड बिलीव मी, आदमी को अपने शरीर की और अपने दिमाग की ना काबिलियत का तब तक नहीं पता लगता जब तक आप है ना उसका चेक ना करो। एंड कमांडोज में ये चीज़ देखी मैंने, वहाँ पे एक उस्ताद को, हवलदार हैं ठीक है, और ऑफिसर्स कोर्स पे ऑफिसर्स को रगड़ रहे हैं, बट वो आपको रियलाइज़ होता है जब आखिरी दिन आप पहुँचते हो कि एक आदमी वो उस कोर्स में पास कराने के लिए 5-5 लोगों को दोनों साइड से पकड़ के खींच रहा होता है। आपको लगता है बड़ी ये बनना है, ऐसा करना है। मेरा मोटिवेशन है हमेशा से मैंने करना है, तो और भगवान का कुछ ऐसा रहा, मैंने पहला कोर्स भी वही किया, कमांडो कोर्स। पहला कोर्स वही करने को मिला हमारे कोर्स को, नहीं तो पहले वाईओस होता है, मैंने पहले कमांडोज किया। मैंने उसमें बेस्ट इन फिजिकल्स लेकर के आया, हमारा मूवी भी देखा था मैं, ये वाली ट्रॉफी चाहिए मुझे बेस्ट इन फिजिकल। मेरी दोनों टांगें टूट गई थी दौड़ के 40 किलोमीटर में 30 PM में, एंड दोनों टांगें टूट गई जोश में ना, इसका भी दे दो वजन, उसका बिठा लो, एक्स्ट्रा करता हूँ थोड़ा, टोटली शैटर्ड। एंड लास्ट डे जब 30 km रन था तो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, बोला कि भैया तुम्हारी टांगें होगी, जय हिंद, अभी मजे करो। मैं ऐसा इतना बढ़िया कर रहा हूँ कोर्स में, हर जगह आगे आ रहा हूँ, अभी वापस नहीं जाना। तो मना कर दिया उन्होंने, अंदर से मैं चिटकनी लगाई, कूदा किसी की साइकिल उठा के, मैं चलो भैया पहुँचे वहाँ पे। एंड वो बोला कि डिस्चार्ज स्लिप, मैंने कहा डॉक्टर से बोला लेट हो गया, तुम दौड़ो हम आ रहे हैं। डॉक्टर से वैसे ही आना था ढूंढते हुए, मैं पहुँच गया वहाँ पे। 15-15 मिनट के गैप पे छोड़ते हैं बैचेस को ना, ताकि कंजेशन ना हो। मैं तीसरे बैच में छोड़ा गया था, तो मेरे और पहले वाले बंदे में 45 मिनट का तो ऑलरेडी गैप था।
और उसके बाद में दौड़ा, पट्टी वट्टी बांध करके, लकड़ी भी काटी थी थोड़ी, इसमें कपड़ा वगैरह बांध के मॉडर्न क्रचेस बनाए थे अपनी मॉडिफाइड करके। दौड़ा और जो 45 मिनट मुझसे पहले गया था उसको रगड़ दिया, उससे आगे गया। इट वाज गुड एक्सपीरियंस। ये कमांडो शब्द मतलब क्या? बहुत लोगों को कमांडो शब्द भी एग्जैक्टली समझ नहीं आता। व्हाट इज अ कमांडो? व्हाट इज अ मिलिट्री कमांडो? मिलिट्री कमांडो वो आदमी है जिसने ऐसा एक्सपीरियंस लिया है, तजर्बा लिया है, जो फिजिकल और मेंटल दोनों एंड्योरेंस की, जो एक आप सोच सकते हो इस हद तक आदमी जा सकता है, वो उससे 2 कदम आगे उसको टेस्ट किया गया है। उस तरह की ट्रेनिंग उसको दी गई है कि जहाँ पे लगता है अब नहीं हो पाएगा, बट फिर भी आपको ट्रेनिंग दी गई है, आपसे करवाया गया है और आपने करके देखा है, तो एक आदमी को हौसला आता है, एक विश्वास आता है कि यार ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं नहीं कर सकता। कैसी ट्रेनिंग होती है? कैसी ट्रेनिंग नहीं होती रादर है मुझसे, है ना, कैसी नहीं हो सकती। जैसे आपने बोला सांप खाते हो, तो चॉइस नहीं है आपके पास, आप खाते हो नहीं खाते हो। मेरा एक कोर्समेट है, कश्मीर से था, गंगानगर से, तो उसने बोला था, उस्ताद मैं तो ब्राह्मण हूँ, हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। आई स्टिल रिमेंबर उस्ताद का इतनी जोर से आया था 5 वाला लो, उसने इतना बड़ा मुंह खोला है, द पीस वॉज इन साइड। कल खाओ, बोला अगर नहीं खाया ना पंडित जी तो आगे 2 पीस और खाने पड़ेंगे। उसने खाया और खुश होकर खाया यार, सिखाया। मेंटल ब्रेकेज है ना, ट्रेनिंग जब भी आती है या जब आपको सिखाते हो तो फिजिकल से ज़्यादा मेंटल होता है। अगर आप मेंटल एंड्योरेंस अपना कर सकते हो, आप खड़े रह सकते हो, तो फिजिकली तो हो जाएगा। बट जो आदमी दिमागी तौर पे कोप अप नहीं कर सकता और चीज़ों को है ना लेता है कि भाई गिव अप कर देता है, वो फिर फिजिकली भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। बहुत अच्छी ब्रॉडकास्ट थी भाई। ये तो आज हटकर एक कर्नल के भाई मुंह से ये चीज़ें सुनना, क्योंकि वो सीनियर हैं तो उन्होंने हर चीज़ अपना भाई देखी है, तो वो जो एक बयान कर रहे थे चीज़ें, वो भाई काफ़ी मुश्किल होती हैं, बहुत मुश्किल होती हैं, बहुत मुश्किल होती हैं भाई। बिल्कुल, जिस तरह पहले उन्होंने सर्दी के हवाले से बात की, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। देख लो कि किस हद तक उनको जो है ना वो मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। आप देख लो कि -35-38 तक जो है ना वो टेम्परेचर थोड़ा नहीं है यार। नहीं, माइनस वाला बहुत ज्यादा भाई, हर चीज ही जम जाती होगी। वो सही कह रहे हैं कि सारी रात गाड़ी चला के रखनी पड़ती है, कि एक दफा भी बंद होगी गाड़ी तो हर चीज जो है ना वो ऐसे स्लिंग हो जानी है, हर चीज जम जानी है। पानी के हवाले से जाहिर बात है, बर्फ वो नहाने वाला ठीक था भाई, जब लगी है भाई आपको सर्दी तो चलो आप नहा कर आते हैं भाई, वो नहाने वाला और भाई खतरनाक। सही बात है भैया। अब देखो ना, एक हमने सियाचिन वाली वीडियो भी देखी थी एक डिटेल में, तो तब भी पता चला था कि भाई कैसे एक उधर एक ज़िंदगी बसर करना भाई काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक मतलब कि एक इनके मतलब कि इन्होंने हर चीज़ फेस की होती है, और इनके भाई मुंह से ऐसी बातें सुनना एक आपको काफ़ी एक एक्सपीरियंस हो जाता है बंदे को, कि क्योंकि अब हर नॉर्मल बंदे का एक माइंड होता है कि यार कैसे उधर मतलब कि ज़िंदगी गुजारते हो, कि ये बातें कैसे करते होंगे और क्या सोच रखते होंगे उधर मतलब कि मिलिट्री में, या जब ये अपनी ड्यूटी पर होते हैं। ये काफ़ी एक ना नॉर्मल बंदा सोचता है अपने माइंड में, लेकिन ऐसी चीज़ें एक मतलब कि अब सर ने काफ़ी वीडियो अच्छी बनाई है और काफ़ी लोगों के डाउट क्लियर हो जाते हैं कि वाकई भाई उधर ऐसी चीज़ें करते हैं और ऐसी चीज़ें फेस भी करते हैं। लिहाजा भाई जो एक ठंड है ये तो भाई कभी भी बर्दाश्त नहीं करते, खास करके एशिया वाले बंदे जो है ना पाकिस्तान और इंडिया के रीजन के जो होते हैं ना तो बहुत ही ठंड भी बर्दाश्त होती है ना बहुत ही गर्मी होती है। नहीं, लेकिन फौजी कर जाते हैं। फौजी ट्रेनिंग कैसी होती है चाइना वाले वो बता रहे थे। हाँ, वो भाई क्या बाकी भाई आगे थोड़ा सैड पार्ट है इसलिए था क्योंकि कैजुअलिटीज होना, और उसके बाद खास कर जो है ना वो पीछे जो फैमिलीज का मामला होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आप देख लो, वो एक बेटा था, दोनों मतलब अकेले ही था, माँ बाप का लाडला भी कह लें, और लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके या जैसे कैसे भी है उन्होंने भेजा। लेकिन वहाँ पे कैजुअलिटी होगी जिसकी वजह से उन्होंने कोशिश तो बहुत की, 2 दिन लगा के या जैसे भी है अपनी तरफ से, लेकिन नहीं बच सके। उसके बाद फिर उनकी फैमिली को बताना, उनको बुलाना, वो काम सबसे काफी मुश्किल होता है। लेकिन एक सर की बहुत। काफी एक बात अच्छी लगी, जब वो हेलीकॉप्टर में बैठे थे ना तो सर ने पूछा था कि मतलब कि कौन कौन कूदेगा। तो चांद ने हाथ खड़े किए थे। मकसद यही था कि पैराशूट के साथ कौन बगैर कूदेगा। तो उनको भाई कुछ को मतलब कि नहीं पता था कि पैराशूट जरूर होगा। तो जब पता चला तो सब ने भाई हाथ खड़े कर दिए कि ये कौन सी बात है पैराशूट से कूदना। पैराशूट के बगैर तो नहीं ना कोई कूदेगा। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो
उस दूसरा जो उन्होंने वाकया सुनाया है वो भी बहुत मतलब एक सैड था, जिस तरह उनके मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई, घर जाके उनको बताना वाइफ को है, बच्चों वो को, बहुत फिर आगे जाके फैमिली को बताना। यकीन करो आप सो ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हिम्मत की काम होती है। हमारे बात होती है हमारे इधर है, मुझे एक हमारे मेरे बॉस ने कहा, उनके आगे चचा जी लगते हैं, तो उनको ना वो मंथली कुछ पैसे भेजते थे, तो वो हर महीने जाते थे, तकरीबन 2-3 साल से जो है ना वो दे रहे हैं। अभी मुझे तकरीबन आज क्या डेट हो गई है, 27 है ना, यकम को मुझे बॉस ने कह दिया था कि आपने उनको बता देना है कि नेक्स्ट जो यकम है ना उसको आपको वो पैसे नहीं मिलने, 50,000 उसको भेजते थे, उसकी पीछे को फैमिली का मतलब सारा सिस्टम ये चला रहा है। और 27 दिन हो गए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही उस बंदे को फ़ोन करने के लिए कि मैं उसको ये कह दूं कि आज के बाद मतलब नेक्स्ट आपको जो है ना वो पैसे नहीं मिलने। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि वो ज़ईफ़ हैं, जैसे ही उनको बताना है उनको या हार्ट अटैक हो जाना है या उन्होंने कोई ऐसी सीरियस जो है ना वो मतलब टेंशन लेनी है, क्योंकि वो पूरी एक फैमिली चला रहे हैं। उनका बेटा जो है ना वो अबनॉर्मल है, उसके आगे 3 बच्चे हैं, वो अबनॉर्मल बेटा जो है ना वो छोड़ के पता नहीं किधर निकल गया। अब वो बूढ़ा है, वो 3 छोटे छोटे बच्चों को पाल रहा है, मतलब इस तरह करके। तो बात करने का मकसद ये है कि हिम्मत जो है ना, जो जिस तरह सर बता रहे हैं कि बहुत मतलब एक टेक्निकल तरीके से अगले को बताना होता है कि उसको कुछ हो भी ना और मामला भी सीधा जो है ना वो हो जाए, लेकिन बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो सही बहुत बात, अच्छा लेकिन तो- अच्छा पार्ट था हाँ। भाई, नेक्स्ट बनाएंगे, आप बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।